हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हम D++ TGT इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। फ्रेंड्स, मैंने उन सभी क्लासेस को मिलाकर एक मैराथन क्लास आपके लिए लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स, अब आपको एक ही जगह पे कंप्लीट इंडियन क्लासिकल लिटरेचर मिल जाएगा। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद फ्रेंड्स हम लेके आएंगे जो कि हमारा यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर और रियलिज्म। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो वर्क लिखे गए हैं वो हमारे, वैसे तो हमारा जो एंशिएंट लिटरेचर है या हम कह सकते हैं हमारा क्लासिकल जो लिटरेचर है वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है, लेकिन फ्रेंड्स इसका काफ़ी ज़्यादा ट्रांसलेशन हुआ है। और जो हमारी क्लासिकल लिटरेचर है वो तो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं लिखा गया था, लेकिन उसी का ट्रांसलेशन करके यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमारे काफ़ी बड़े एपिक रहे हैं, वर्ल्ड के सबसे लॉन्गेस्ट एपिक रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा इनका क्या हुआ है फ्रेंड्स, ट्रांसलेशन हुआ है कई ज़्यादा लैंग्वेज में। सबसे ज़्यादा जो हमारा महाभारत है इसका ट्रांसलेशन हुआ है। तो यहाँ इस क्लास में फ्रेंड्स हम बेसिकली डिस्कस करेंगे जो कि हमारे रामायण और महाभारत से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और कहाँ से कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। आपने रामायण और महाभारत वैसे पढ़ी होगी, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको अभी तक नहीं पता हो। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज यू कैन। तो फ्रेंड्स देखिएगा, ये हमारा टीजीटी इंग्लिश लिटरेचर में पहले जो हमारा सिलेबस था वो चेंज किया गया है। यहाँ जो फर्स्ट टॉपिक रहता है वो क्लासिकल इंडियन लिटरेचर से लिया गया है। यहाँ एपिक की बात करते हैं तो फ्रेंड्स आपको पता है कि सबसे पहला जो हमारा ग्रंथ या हम कह सकते हैं कि एपिक लिखा गया था वो महाभारत है फ्रेंड्स, जो कि लिखा गया है महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है फ्रेंड्स। और कब लिखा गया था? 3rd और 4th BC में ये लिखा गया था। मीन्स क्या है? BC का मतलब आप समझते होगे जो बिफोर क्राइस्ट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और बेस्ड ऑन रिलीजन, यहाँ पे हमारी मैथोलॉजी है, हमारी कल्चर है, हमारे जो देवी देवता जो भगवान हैं उनको यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। लॉन्गेस्ट एपिक इन वर्ल्ड, ये वर्ल्ड का सबसे लंबा हमारा एपिक माना जाता है। और यहाँ अगर हम बात करते हैं तो इस जो एपिक है इसमें 1 लाख कैपलेट और 2 लाख लाइन कंटेन 1.8 मिलियन वर्ड्स। यहाँ जो हमारा एपिक है वो वर्स फॉर्म में लिखा गया है, पोइट्री के फॉर्म में लिखा गया है। वर्स वो होता है जो पोइट्री के फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन उसमें कोई कहानी वगैरह होती है। कुछ ऐसे हमारे किसी भी एपिक टाइप होता है फ्रेंड्स। एपिक का भी आपको पता होगा जो कि हमारे किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर उसके जो डीड्स होते हैं, अच्छे बुरे डीड्स होते हैं और काफ़ी बड़े लेवल पर जो प्रभावित करता है लोगों को, ठीक है। ओरिजिनली नोन एज जय संहिता, ये ओरिजिनल जो इसका नाम था वो जय संहिता था, जो कि लॉर्ड गणेशा के द्वारा लिखा गया था। और बाद में फ्रेंड्स इसको वेद व्यास ने इसको ट्रांसलेट किया था संस्कृत लैंग्वेज में, और संस्कृत लैंग्वेज में ही ये लिखा गया है। ओरिजिनली रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत में ही लिखा गया है। दूसरा हमारा टॉपिक आता है फ्रेंड्स, यहाँ पे एपिक आता है रामायण। रामायण आपको पता है भगवान राम से रिलेटेड है, जबकि हमारा महाभारत है वो श्री कृष्ण से रिलेटेड है। और उसमें जो कौरव और पांडव हैं, आपको पता होगा स्टोरी, तो उनमें जो युद्ध है, बैटल है, उसको दिखाया गया है। सेकेंड एपिक ऑफ इंडियन रिलीजन, ये हमारा सेकेंड एपिक माना जाता है। रिटन बाय महर्षि वाल्मीकि के द्वारा ये लिखा गया है। और इसमें फ्रेंड्स 24,000 कैपलेट हैं, मीन्स 48,000 यहाँ लाइन है वो लिखी गई हैं। तो फ्रेंड्स रामायण है वो भगवान राम से रिलेटेड है। भगवान राम के करैक्टर को यहाँ पे शो किया गया है कि एक भगवान होके भी उन्होंने हमारे मनुष्य जैसे संसार में रहकर सांसारिक कार्य किए हैं। तो फ्रेंड्स जहाँ कहीं भी आपको ये लगता है कि मैम समझ में नहीं आया, आप मैसेज कर सकते हो। और पूरा कंप्लीट हम कोर्स करेंगे जो कि हमारा लिटरेचर पोर्शन, जहाँ से हमारी 100 नंबर का पेपर में आएगा, हमारा लिटरेचर आएगा, साथ ही साथ कंपोजिशन, ग्रामर वगैरह जो आएंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। गीता हमारा 3rd हम कह सकते हैं कि ये भी एक रिलीजियस, इसको हम फ्रेंड्स एपिक नहीं कहेंगे, ये पार्ट है हमारे महाभारत का, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो डायलॉग्स, जो संवाद हुए थे, उनको यहाँ पे दिखाया गया है। और गीता का ही एक वर्ड है, एक कंटेंट है, एक लाइन है, एक क्योट है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। यहाँ पे फ्रेंड्स 700 वर्ष कैपलेट हैं। वर्ष मैंने अभी आपको बताया है कि वर्ष वो होता है जिसमें जो पोइट्री की फॉर्म में प्रोज वर्क लिखा जाता है, और प्रोज होता है कहानी की फॉर्म में, ऐसे वगैरह हम लिखते हैं, निबंध वगैरह हम लिखते हैं, वो हमारे प्रोज होते हैं। और वर्ष होता है मिक्सचर होता है, यहाँ पे जो कहानी होती है वो पोइट्री की फॉर्म में ही लिखी जाती है।
मीन्स दोहे होते हैं। रिटन बाई वेद व्यासा, वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। पार्ट ऑफ महाभारत, जैसा कि मैंने आपको बताया है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद को दिखाया है। ओल्डेस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट, जो हमारी गीता है इसकी ओल्डेस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट है फ्रेंड्स। उसकी अगर हम बात करें तो वो 1492 में मिली थी फ्रेंड्स। कहाँ से मिली थी? बोधलियन लाइब्रेरी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं तो ये बिल्कुल ईजी है कि आपको पता होगा गीता है उसमें क्या लिखा गया है, महाभारत में रामायण में क्या लिखा गया है। लेकिन ये कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो हर एक बंदे को आई थिंक नहीं पता होगा, और यहाँ से हो सकता है कोई भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाए। अब आगे जो हमारी क्लास आएगी फ्रेंड्स, उसमें हम जो हमारे राइटर हैं जैसे कालिदास हैं उनसे रिलेटेड वर्क है उनको डिस्कस करेंगे। शूद्रक हैं, पाणिनि हैं, हमारे जो कौटिल्य हैं, तो उनके वर्क हम लेके आएंगे फ्रेंड्स। शूद्रक जैसा कि आपको पता है कि हमारे क्लासिकल स्कॉलर रहे हैं, हमारे राइटर रहे हैं जिन्होंने संस्कृत में काफ़ी प्लेज लिखे हैं, ड्रामाज लिखे हैं। तो उन्हीं में से आज हम डिस्कस करेंगे मत्स्यकटिका फ्रेंड्स। ये हम डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वर्क रहेगा फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, इसकी स्टोरी का ओवरव्यू लेंगे, इसकी थीम पढ़ेंगे, इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स पढ़ेंगे और कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है, बस आपको यही पता होना चाहिए। तो इस क्लास में इन सब बातों को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो लेडी है इसमें, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये एक हम कह सकते हैं प्रोस्टिट्यूट है फ्रेंड्स। तो इसका जो नेम है वो आपको हम बताएंगे करैक्टर में। ये आगे देखो, ये तस्वीर देखो, जैसा कि हमारा मृच्छकटिका, ये फ्रेंड्स नेम ये आएगा, वैसे जो बिल्कुल सही नाम है वो यही आएगा, मृच्छकटिका। बिल्कुल ठीक है। टाइटल ऑफ दी हमारे क्लास का टाइटल है ये मत्स्यकटिका, जो कि शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। और शूद्रक है वो हमारे इंडियन क्लासिकल राइटर रहे हैं, और जो मीनिंग होता है वो यही होता है। इस फोटो को मैंने इसलिए यहाँ पे इंक्लूड किया है कि जो मत्स्यकटिका होता है फ्रेंड्स, उसका मीनिंग ये होता है मिट्टी का, ये नहीं होता जो काट छकड़ा, तो यहाँ पे द लिटल क्ले कार्ट, इसका मीनिंग रहता है फ्रेंड्स मत्स्यकटिका का। और ये यहाँ पे दिखाया गया है, मैंने इसीलिए इसकी इमेज लगाई है यहाँ पे। आगे चलते हैं, देखना कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो देखना फ्रेंड्स, लिटिल बसवी टीजीटी एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लासिकल लिटरेचर है फ्रेंड्स। और यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक है, मत्स्यकटिका बाई शूद्रका, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिटिल क्ले कार्ट, इसका मीनिंग है, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि भाई मत्स्यकटिका है, इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग ये रहेगा। आगे बात करें तो फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट पॉइंट है रिटन इन 2nd BC इन संस्कृत लैंग्वेज। जैसा कि आपको पता है कि 2nd BC में बिफोर क्राइस्ट ये हमारा लिटरेचर किया गया है। वो वन ऑफ द अर्लीस्ट प्ले ये हमारा माना जाता है, जो कि संस्कृत लैंग्वेज में है। बाद में फ्रेंड्स इसका काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस में, जैसे हम देख सकते हैं मलयालम, तेलुगु, हमारी हिंदी में, हमारे जो इंग्लिश है उसमें इसका ट्रांसलेशन किया गया है। और इसकी जो सीटिंग रखी गई है वो उज्जैनी में रखी गई है फ्रेंड्स। थीम है वो काफ़ी ज़्यादा सी थीम है। सबसे पहले तो हम डिसऑनेस्टी की बात करते हैं। यहाँ पे जो इसका प्रोटोगनिस्ट होता है वो डिसऑनेस्टी दिखाता है अपनी वाइफ से, और प्रेम करता है वसंत सेना से, ये प्रेम करता है, ठीक है। तो जो तस्वीर थी वो भी किसकी है, जो हमारी प्रोटोगनिस्ट रहते हैं इस प्ले की, उसकी वो तस्वीर है। आगे जो थीम है वो लव, सेक्स, रॉयल इंट्रिग, कॉमेडी, पावर, इथिक्स, सोसाइटी, रोमांस, जस्टिस, फेट, इसकी थीम्स रही हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आपसे थीम पूछ ली जाएगी। अब कैरेक्टर की बात करते हैं। तो कैरेक्टर में बात करेंगे तो सबसे पहला जो कैरेक्टर आता है वो चारुदत्त आता है, जो कि प्रोटोगोनिस्ट है। मीन्स प्रोटोगोनिस्ट कौन होता है फ्रेंड्स, जो कि हीरो होता है। किसी भी प्ले का कहानी का हीरो होगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रोटोगोनिस्ट। और जिसके अराउंड हमारी कहानी है वो राउंड करती है। वसंता सेना है वो इसकी क्या है, प्रोटोगोनिस्ट है, लेडी प्रोटोगोनिस्ट है। और क्या है, प्रोस्टिट्यूट है। प्रोस्टिट्यूट जैसा कि आपको पता होगा जो वेश्या होती थी, वेश्या, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टिट्यूट बोलते हैं। तो देखो ये चारुदत्त है फ्रेंड्स, ये इससे प्रेम करता है, काफ़ी ज़्यादा प्रेम करता है, और अपनी पत्नी है उसको ये धोखा देता है, उसे डिसऑनेस्टी रखता है। और क्यों प्रेम करता है फ्रेंड्स, एक बार ये जा रहा होता है तो इसको रास्ते में जो इसका एंटोगोनिस्ट है समस्थाना,
एंटोगोनिस्ट है ये समस्थाना। आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई मर्च्छकटिका में जो एंटोगोनिस्ट है उसका क्या नाम है, तो समस्थाना है वो इसका एंटोगोनिस्ट है, जो वसंता सेना को क्या कर रहा होता है, उसको टॉर्चर, उसको पकड़ रहा होता है, उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा होता है, उसको पीट रहा होता है। तो वहीं पे चारुदत्त है वो वहाँ देखता है, और ये चारुदत्त है ये समस्थाना से लड़ाई करता है, और ये वसंता सेना इतनी सुंदर होती है कि इसके प्रेम में पड़ जाता है, और यहीं से इनकी प्रेम कहानी है वो शुरू होती है। फिर आगे बात करते हैं, हमारा जो थर्ड करेक्टर है वो है मैत्रेया। ये चारुदत्त का एक फ्रेंड होता है फ्रेंड्स, काफ़ी गरीब पुअर ये फ्रेंड होता है चारुदत्त का, और ब्राह्मण होता है। पूछ लिया जाए कि मैत्रेया कौन था, तो ये इसका फ्रेंड है और ब्राह्मण इसकी कास्ट है। फिर आता है धूता। धूता कौन है फ्रेंड्स, धूता चारुदत्त की वाइफ होती है। करेक्टर का नाम ही पूछा जाएगा, ज़्यादा डीपली आपसे नहीं पूछा जाएगा। फिर आता है सर्विलक। सर्विलक होता है, ये भी कौन होता है फ्रेंड्स, ये भी चारुदत्त का एक नोन होता है, जानकार होता है। और सकरा होता है फ्रेंड्स, ये शक्कर होता है फ्रेंड्स, सकरा ये स्ट्रीट वेंडर होता है फ्रेंड्स। और ये भी जब चारुदत्त इधर उधर जाता है तो चारुदत्त के साथ इसकी भी दोस्ती हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये मैंने ज़्यादा डीपली आपको नहीं पढ़ाया है, ओनली यही बताया है कि इसकी थीम क्या है और इसकी एक स्टोरी क्या है, वो हल्की सी मैंने आपको कन्वे किया है। ये करैक्टर है इम्पोर्टेंट, वैसे तो इसमें 15 से 20 करैक्टर हैं, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी यही रहती हैं। आई थिंक इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो फ्रेंड्स वो पेपर आने के बाद ही पता चलेगा, बिकॉज ऑफ हमें पता नहीं कि हमारा पेपर का लेवल है वो कितना डीप जाएगा। क्योंकि अगर हम ऐसे करेंगे तो लगभग हमारा इंडियन और जो इंग्लिश लिटरेचर है वो लगभग सारा का सारा इसमें डाल दिया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना डीप आपसे पूछा जाएगा। आपको यही पता होना चाहिए थीम वगैरह, करैक्टर वगैरह और थोड़ा सा ओवरव्यू। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, जो ये हमारा नाटक रहता है, ड्रामा रहता है, इसके ऊपर 2 मूवीज़ बनी हैं फ्रेंड्स। एक तो उत्सव मूवी बनी है और एक मोलिम रोग, ये 2001 में और ये 1984 में, ये 2 मूवी बनाई गई हैं। तो फ्रेंड्स आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई किसी प्रकार की क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। कंटिन्यू हम हमारी जो क्लास है उनको रखेंगे, और हर रोज़ आपको 4 बजे क्लास देखने को मिलेगी। शाम को 4 बजे हम अपनी क्लास है वो अपलोड करेंगे। अगर आप इसके साथ साथ अदर भी पार्ट करना चाहते हो, जैसे इन जो हमारी इंग्लिश लिटरेचर के जैसे 14th-15th एज हैं, पोइट्री या हमारा जो प्ले वगैरह रहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो इसी के भाषा के द्वारा लिखा गया है। भाषा हमारे स्कॉलर रहे हैं, संस्कृत के स्कॉलर रहे हैं, उनका ये वर्क था फ्रेंड्स, स्वप्ना वासदत्तम, जो कि फ्रेंड्स संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया है। तो फ्रेंड्स ये हमारे इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में काफ़ी मेन रोल प्ले करता है। तो इससे पहले हमने जो क्लास की थी फ्रेंड्स वो शूद्रक की थी। अब हमारा भाषा रहेगा। भाषा का एक और हमारा बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट प्ले बचता है, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद कालिदास के जो हमारे इम्पोर्टेंट प्ले रहते हैं उनको हम एक ही क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स बिना किसी देरी के लेट स्टार्ट करते हैं। इसके ओवरऑल पॉइंट हम एक ही क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिएगा, मैंने आपके लिए तस्वीर ली है फ्रेंड्स। यहाँ एक जो मेन करैक्टर हमारा रहता है, जो इसमें फ्रेंड्स एक तो रानी पद्मावती है और दूसरी जो रानी है वो वसंतता है फ्रेंड्स। तो 2 रानी हैं, और जो लोकेशन इसकी रखी गई है फ्रेंड्स उज्जैनी की लोकेशन है, जो कि आपने उदयन एक राजा का नाम सुना भी होगा हिस्ट्री में। तो उसी के ऊपर बेस्ड हमारा ये भाषा जो हमारे स्कॉलर हैं, राइटर हैं, उन्होंने ये प्ले ड्रामा लिखा है। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। दूसरी हमारी ये तो रानी पद्मावती है और ये हमारी रानी वसावदत्ता रहती है। तो दोनों ही जो हमारी क्वींस हैं वो इसमें मैंने दिखाया है। जितने भी हमारे आज के जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनके ऊपर इन्हीं की तस्वीर मिलती है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि हमारा जो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर है उसमें भाषा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, देखना जो हमारे ड्रामा का नाम है वो क्या है, सपना वसदितम है, ये हमारे प्ले का नाम है। और
6 एक्ट प्ले रहता है, 6 एक्ट प्ले रहता है। ओरिजिनली ये हमारी संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है और ये 1912 को ये पाया गया था केरला में फ्रेंड्स। मीन्स इसकी जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो कब पाई गई थी, 1912 में, और संस्कृत लैंग्वेज में ही थी। बाद में इसका काफ़ी दूसरी लैंग्वेजेज में इसका ट्रांसलेशन हुआ है। अब कैरेक्टर्स के थ्रू ही हम कहानी को डिस्कस करेंगे, और उससे पहले फ्रेंड्स मोटे तौर पर देख लेते हैं कैरेक्टर्स। देखना एक बार, ये रहते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट हमारा जो कि उदयना है, उदयना आपको पता हो, ठीक है, उसका जो किंग है उसका नाम क्या है, उदयना नाम है फ्रेंड्स। काफ़ी लॉयल्टी दिखाई गई है इसमें। जो उदयन जो किंग है उनकी अपनी जो इनकी जो वाइफ होती है वसावदत्ता, जो उदयना की वाइफ होती है, तो इनके प्रति इनका प्रेम दिखाया गया है। और कैसे हमारे प्लॉट का डेवलपमेंट होता है वो हम बाद में 6 जो हमारे एक्ट्स हैं उनके थ्रू ही हम देखेंगे। फिर हमारा योगांध्रायना है, ये जनरल सेक्रेटरी है फ्रेंड्स। इनका क्या है, चीफ मिनिस्टर है फ्रेंड्स उदयना का। और फिर है दर्शका जो किंग ऑफ मगध है। पद्मावती है, ये दर्शका है, इसकी बहन रहती है पद्मावती, रानी पद्मावती है। मगध जो प्रदेश है उसकी क्या है, प्रिंसेस है फ्रेंड्स, ठीक है। फिर उसके बाद आती है अवंती, अवंती है फ्रेंड्स ये अवंती जो कि जो रानी वसवदत्ता है फ्रेंड्स, इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया था बाद में, और अपना नया नाम क्या रखा था, अवंती नाम लिख रखा था। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। उदयना इसका क्या रहता है, किंग रहता है। वसावदत्ता है वो इसकी रानी रहती है। योगांध्रायना है ये इनका जनरल सेक्रेटरी रहता है। और दर्शका फ्रेंड्स ये मगध का किंग है। और पद्मावती दर्शका की बहन है। अवंती है फ्रेंड्स, ये जो वसावदत्ता है इन्हीं ने अपना नाम दूसरा नाम रखा है। तो वो कहानी के थ्रू हम समझेंगे कि इन्होंने कैसे करके जो अपना नाम अवंती रखा। आगे चलते हैं थीम के ऊपर। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि जो थीम है वो एम्बिशन की है, कि कैसे जो राजा लोग होते थे अपने एरिया को, फील्ड को, अपने जो हम क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अलग अलग प्लान करते थे कि भाई मैं उससे शादी करके वहाँ के देश से के राजा से मित्रता कर लूँगा और अपने क्षेत्र को बढ़ा लूँगा, या वो दहेज में मुझे देगा, या फिर वो लड़ाई के ज़रिए अपने जो क्षेत्र होता था, उनका जो फील्ड होता था, उसको आगे बढ़ाते रहते थे। तो यहाँ पे एम्बिशन है, फिर रिवेंज है, फिर लव है, ऑनेस्टी है, द सोरो ऑफ उदयना फॉर हिज वाइफ। मेनली जो थीम है वो क्या है, जो सोरो दिखाया गया है, दुख दिखाया गया है उदयना का अपनी वाइफ के लिए, क्योंकि उसकी वाइफ है वो अपने हस्बैंड से, उदयना से अलग हो जाती है किसी न किसी तरह, वो हम बात करेंगे। अब आगे है डिवोशन और डेडिकेशन, ये भी इसकी थीम है कि कैसे रानी जो वसावदत्ता है उन्होंने सेक्रीफाइस किया है अपने प्रेम का राजा के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, राजा के प्रदेश का बढ़ाने के लिए, मीन्स उसका एरिया बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम प्लॉट की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि 6 इसमें क्या करे गए हैं, एक्ट में बात की गई है। तो पहला जो एक्ट है फ्रेंड्स उसमें क्या बात होती है, पहले एक्ट में राजा, जैसे उदयना राजा होता है फ्रेंड्स, वो अपने प्रदेश के मीन्स विस्तार की बात करता है। तो यहाँ पे रानी वसावदत्ता होती है और योगांध्रायना होता है फ्रेंड्स, ये दोनों प्लान करते हैं कि भाई हम क्या करेंगे, राजा की शादी पद्मावती से करवा लेते हैं जो कि मगध देश की प्रिंसेस होती है। और उससे क्या होगा, जो मगध देश का राजा होगा वो उदयना से रिलेटिव हो जाएगा और वो वहाँ पे राजा को हक देगा, मीन्स अपने क्षेत्र में से कुछ हिस्सा देगा। तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, ये इन दोनों की प्लानिंग होती है वसावदत्ता और योगांध्रा की, कि ये एक गांव होता है फ्रेंड्स, गांव में क्या करवा देते हैं, लवन का गांव होता है उसमें आग लगवा देते हैं और खुद वहाँ भ्रमण के लिए गए हुए होते हैं। तो ये खुद ही षड्यंत्र होता है, इंट्रिग होता है इनका फ्रेंड्स, उसमें ये आग लगवा देते हैं और फिर क्या अफवाह फैला देते हैं कि भाई जो चीफ मिनिस्टर और रानी वसावदत्ता है उसकी डेथ हो गई जलने के कारण से। तो पहला जो हमारा कंटो होता है, पहला जो एक्ट होता है फ्रेंड्स, उसमें यहाँ ये प्लानिंग करते हैं, लवन का गांव है उसमें, और ये अपने आप को क्या कर लेते हैं, दूसरे डिस्गाइज में अपने को रखते हैं और ये र्यूमर फैला देते हैं कि भाई वसावदत्ता और योगेंद्रा की मृत्यु हो गई है। तो आई होप सो समझ आ गया होगा। कैंटो से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दूसरा जो कैंटो ये एक्ट रहता है उसमें बात करें तो वसावदत्ता हु हैड बीन लेफ्ट इन दी केयर फॉर प्रिंसेस पद्मावती एट हर होम। अब क्या करती है,
जो मगध देश की रानी प्रिंसेस होती है पद्मावती, उसकी केयर के लिए वसावदत्ता चली जाती है। कब चली जाती है? एक बार जो पद्मावती होती है वो किसी आश्रम में आती है, जंगल में आती है और वहाँ वो दान धर्म करती है। तो वहीं पे वसावदत्ता देखती है रानी पद्मावती को। पद्मावती कहा जाता है काफ़ी सुंदर थी, तो ये सोचती है कि इतनी सुंदर है और मतलब तेरा जो किंग है, राजा है, वसावदत्ता सोचती है कि तेरा जो उद्दाना जो किंग है वो भी अपने राज्य की बढ़ोतरी चाहता है, तो क्यों ना इन दोनों की शादी करवा दी जाए। तो यहाँ पे वो उससे कैसे क्या रिक्वेस्ट करके उसके घर आ जाती है और उसकी मेड बन जाती है। ठीक है। पद्मावती रिवील्स हर लव फॉर किंग उदयना, और यहाँ पे पद्मावती होती है उसकी ये सहेली बन जाती है, काफ़ी टाइम से रहती है तो। और फिर ये बताती है पद्मावती कि मैं उदयना से प्रेम करती हूँ। तो यहाँ पे सेकंड एक्ट है वो भी ख़त्म हो जाता है। फिर हमारा थर्ड एक्ट आता है जिसमें रॉयल वेडिंग दिखाई जाती है पद्मावती एंड किंग उदयना की। तो जो शादी है वो धूमधाम से हो जाती है तीसरे एक्ट में। अब चौथे एक्ट की अगर हम बात करेंगे तो पद्मावती एंड वसावदत्ता इन डिस्गाइज ऑफ अवंती। अब क्या करता है, टॉक अबाउट किंग्स। यहाँ पे पद्मावती होती है वो बात करती है वसावदत्ता से, और किसके बारे में बात करती है? राजा की पहली वाइफ के बारे में। मीन्स यहाँ पे फ्रेंड्स क्या था, जो वसावदत्ता है वो किसके भेष में है? अवंती के भेष में। किसके पास है? पद्मावती के पास है। और ये बात करती हैं उदयना की। उदयन जो राजा है उसकी बात करती हैं कि भाई कि उदयना की वाइफ है वो कैसी थी कैसी नहीं थी। तो उदयना की वाइफ के बारे में दोनों बातें करती हैं। अब आता है फ्रेंड्स हमारा पांचवा जो एक्ट होता है, उसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि किंग और वसावदत्ता मिलते हैं, बट किंग है वो वसावदत्ता को पहचान नहीं पाता है। क्या आता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे जब किंग अपनी रानी के महल में आता है तो वहाँ उसको पद्मावती नहीं मिलती, ये वसावदत्ता मिलती है, लेकिन ये अवंती की डिस्गाइज में है। लेकिन फ्रेंड्स फिर भी एक दूसरे का मिलन होता है, ये पहचान जाता है कि भाई उसको उसमें अवंती में भी वसावदत्ता दिखती है। तो फ्रेंड्स ये इसके साथ टाइम बिताता है और चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद इसको ऐसा महसूस होता है कि वो रानी वसावदत्ता के साथ था, तो ये उसको एक सपना सा लगता है। मीन्स उसको यकीन नहीं होता कि वाकई में वो वसावदत्ता से मिला है। तो फ्रेंड्स यहाँ भी ये एक्ट ख़त्म हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्ट के ऊपर, जो कि हमारा लास्ट है। यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, जो फैमिली होती है वसावदत्ता की वो पोर्ट्रेट भेजती है रानी वसावदत्ता की राजा उदयना के पास। तो यहाँ पे क्वीन पद्मावती जब पोर्ट्रेट्स को देखती है, तस्वीरों को देखती है, तो वो कहती है कि ये लेडी तो मेरी दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त है, जिसका नाम क्या है? लेडी अवंती जिसका नाम है। तो यहाँ पे थोड़ी देर में क्या होता है फ्रेंड्स, जो योगांद्रा और लेडी अवंती वहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स योगांद्रा होता है, उसने अपने आप को लेडी अवंती का भाई बताया हुआ है। किसके आगे? पद्मावती के आगे। तो जैसे ही राजा के सामने योगांद्रा आता है तो राजा योगांद्रा को पहचान जाता है और फिर उसको वसावदत्ता के बारे में योगांद्रा होता है, राजा को सारी सच्चाई बताता है और राजा रियलाइज़ करता है और राजा अपनी दोनों रानियों के साथ रहता है। तो इसी के साथ हमारी स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा आपको जो मेरी क्लासेज हैं वो कैसी लगी और आगे कौन से टॉपिक के ऊपर आपके लिए क्लास लेके आए। तो आज की जो हमारी क्लास है फ्रेंड्स वो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर को लेकर ही है। ये हमें पता नहीं कि जो लेवल होगा वो कहाँ तक एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ मैंने आपके लिए समरी टाइप आपके सामने लेके आई हूँ कि इसमें जो रघुवंश है इसमें कितने कैंटोज हैं और किस टाइप से जो हमारे करैक्टर या हमारी थ्योरी है वो कैसे चलती है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इससे पहले भी हम जो शुद्रक है या फिर हमारा जो भाषा है उसके हमने वर्क हैं उनको डिस्कस किया है। तो आज बिना देरी किए हुए आज हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारा कालिदास का रघुवंश है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे कालिदास हैं वो क्या कहा जाता है? शेक्सपियर कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर, इंडिया का शेक्सपियर कहा जाता है। और इनका जो बर्थ हुआ था वो 4th सेंचुरी में हुआ था फ्रेंड्स। और ये जो हमारा प्ले है ये 5th सेंचुरी में ही रिटन किया गया था। और इसमें फ्रेंड्स क्या किया गया है कि इसमें 19 कंटोज हैं और 1564 स्टैंजाज हैं और 3 पार्ट्स में ये डिवाइड किया गया है। और फ्रेंड्स बेसिकली ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। तो फ्रेंड्स इससे पहले हम अगर शेक्सपियर कालिदास के बारे में बात करते हैं तो कालिदास को इंडियन शेक्सपियर कहा जाता है। इनका जो बर्थ हुआ था वो 4th सेंचुरी में हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय इनके टाइम पे क्या थे? रूलर थे और उन्हीं के 9 रत्नों में से इनको एक रत्न माना जाता है।
जो असेंबली होती थी चंद्रगुप्त मौर्य की, उसके असेंबली में ये भी हमारे कालिदास कवि थे। तो इनको महाकवि और शेक्सपियर ऑफ इंडियन लिटरेचर बोला जाता है। अब देखो फ्रेंड्स, जो हमारा रघुवंश है इसको सूर्यवंशा भी कहा जाता है और दी सोलर डायनेस्टी भी कहा जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो रघुवंश है फ्रेंड्स, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो 1 से 9 तक जो कैंटोज हैं फ्रेंड्स, वो रिलेटेड हैं दिलीप राजा से, रघु से, अजा से और दशरथ से। जबकि हम बात करें हमारे नेक्स्ट जो कैंटोज हैं वो हमारे फ्रेंड्स स्टोरी ऑफ रामायणा को टेल करते हैं। जबकि थर्ड जो पार्ट रहेगा उसमें 16 से लेकर 19 तक के कैंटोज हैं, जो कि डिसेंडेंट ऑफ राम के जो डिसेंडेंट माने गए हैं, मीन्स राम के उत्तराधिकारी उसमें इन्वॉल्व हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कि फ्रेंड्स की जो प्लॉट होता है हमारे रघुवंश का, उसमें कैसे कैंटोज में कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, जो डीप हमसे पूछ लिया जाता है जब एग्जाम में, तो यहाँ कैंटो से भी या फिर हमारे जो ये पूछ लिया जाएगा कि कौन से कैंटो में कौन सही बात कही गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे थीम है वो हमारे हम कह सकते हैं कि इंडियन रिलीजन से ही ली गई है जो इस प्ले की। तो फ्रेंड्स देखना, जो हमारा फर्स्ट कैंटो है उसमें क्या है, किंग दिलीप्स जर्नी। यहाँ क्या दिखाया गया है, जो दिलीप किंग है फ्रेंड्स, जो सूर्यवंश का सबसे पहला राजा माना जाता है, वो वशिष्ठ के पास जाता है। और क्या करता है फ्रेंड्स, क्यों जाता है, क्योंकि राजा दिलीप होता है उसके कोई भी बच्चा नहीं होता है। तो यहाँ पे जो वशिष्ठ ऋषि होता है फ्रेंड्स, वो उनको बताता है कि जो गाय सुरभि गाय है उसके द्वारा इनको क्या किया गया है, शाप दिया गया है, कर्स दिया गया है। और अब तुम्हें क्या करना होगा, अगर तुम बच्चे चाहते हो तो इसकी जो काफ है, जो सुरभि की नंदनी, उसकी सेवा करनी होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ फर्स्ट कैंटो है वो ख़त्म हो जाता है। अब चलते हैं दूसरे कैंटो के ऊपर, जो कि फ्रेंड्स हमारा इंसिडेंट ऑफ लोइन। यहाँ पे राजा दिलीप होता है, वो जो सुरभि का बच्चा होता है नंदनी, उसको अपने घर पे ले आता है और उसकी सेवा करता है। तो फ्रेंड्स एक दिन जंगल में क्या होता है, लोइन आता है, शेर आता है सुरभि को खाने के लिए। तो यहाँ दिलीप होता है वो अपने जो जीवन की भी रक्षा नहीं करता और क्या करता है, जीवन की भी नहीं देखता और वो नंदनी की रक्षा करता है। तो यहाँ पे वो शेर से जो काफ होता है, नंदनी होती है, उसको बचा लेता है। नंदनी है वो काफ़ी खुश होती है और उससे क्या होता है, राजा दिलीप को बच्चे होते हैं। अब जो थर्ड कैंटो है उसमें क्या किया गया है, जो राजा का बेटा रघु यहाँ पे जन्म लेता है और किंग बनता है हमारे इंडिया का, या फिर हम कह सकते हैं जो रघुवंशम है उस डायनेस्टी का। अब चलते हैं फोर्थ कैंटो के ऊपर, जो कि कॉन्क्योर दिखाई गई है फ्रेंड्स। किसकी दिखाई गई है, रघु की दिखाई गई है, स्पेशली इंडिया के ऊपर, मीन्स इंडिया में जो उसने अपने राज्य का विस्तार किया उसको दिखाया गया है। जो फिफ्थ कैंटो है उसमें क्या दिखाया गया है, रघुज गिफ्ट टू कोस्ता। ये कोस्ता भी एक ऋषि है फ्रेंड्स, यहाँ से रघु ने क्या ली थी, दीक्षा ली थी यहाँ से। तो गुरु दक्षिणा जब वो देता है तो यहाँ पे कोस्ता इसको कुछ करने के लिए बोलता है कि इतना ज़्यादा धन चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रघु है वो कुबेर से भी लड़ जाता है, मीन्स कुबेर का खजाना भी खाली करवा देता है कोस्ता को दक्षिणा देने के लिए। तो यहाँ पे वो सफल होता है गुरु दक्षिणा देने में। और यहाँ पे अजार जो किंग होता है उसका जन्म भी होता है इसी कैंटो में, फिफ्थ कैंटो में। फिर जो सिक्स्थ कैंटो होता है उसमें इंदुमती का स्वयंवर दिखाया गया है। इंदुमती होती है वो अपना पति चुनती है, और वो किसको पति चुनती है, राजा अजा को अपना पति चुनती है। अब देखो जो सेवन्थ हमारा कैंटो रहता है वो होता है फ्रेंड्स राजा अजा और इंदुमती की शादी का होता है। यहाँ पे जो फादर होता है उसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि एक बार एक इंसिडेंट होता है जिसमें अजा और इंदुमती के ऊपर कुछ इनके जो अपोजिट जो एनिमी हैं वो अटैक कर देते हैं, और यहाँ पे जो अजा होता है वो सक्सेसफुल होता है अपने प्राणों की रक्षा और अपने वाइफ को बचाने में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है कि जो किंग होता है वो क्राउन दे देता है अजा को, मीन्स आज से ही उस दिन के बाद उसको राजा बना दिया जाता है। और खुद होता है वो कहाँ चला जाता है फ्रेंड्स, वो फॉरेस्ट में चला जाता है तपस्या के लिए। अब हमारा जो 8th कैंटो रहता है उसमें इंदुमती होती है जो कि अजार राजा की पत्नी, वो दशरथ को पैदा करती है, जन्म देती है, और इसी कैंटो में डेथ दिखाई गई है इंदुमती की। ठीक है, फिर 9th हमारा कैंटो है, इसमें क्या है, डेथ ऑफ श्रवण कुमार। यहाँ पे राजा दशरथ होता है, एक बार हमने ये स्टोरी हमने देख भी रखी है सीरियल वगैरह में, फिल्म वगैरह में। और यहाँ पे दशरथ राजा होता है, उसके हाथों से श्रवण कुमार मारे जाते हैं जब वो अपने माता पिता के लिए तालाब से पानी लेके आते हैं। तो यहाँ पे डेथ दिखाई गई है श्रवण कुमार की,
ओके, आगे चलते हैं। हमारे 10th नंबर का जो कैंटो रहता है बर्थ ऑफ राम। यहाँ पे दशरथ से राम लक्ष्मण बर्थ और शत्रुघ्न का क्या होता है फ्रेंड्स, जन्म होता है। तो 10th कैंटो उसमें जन्म दिखाया गया है। और 11th जो कैंटो है उसमें सीता का स्वयंवर दिखाया गया है। आपको ओनली क्या याद करना है, जैसे मैंने आपको करवाया है वैसे ही करना है, और करेक्टर हम बारी बारी पढ़ ही रहे हैं कि कौन कौन से यहाँ पे करेक्टर हैं। कैंटो 12 राम वनवास, यहाँ पे राम वनवास होता है फ्रेंड्स, ठीक है, भी आएगा वनवासा। और कैंटो नंबर 13 होता है, उसमें रिटर्न होता है फ्रेंड्स, वनवास से जब राजा राम वापस लौटते हैं सीता और लक्ष्मण के साथ, तो वनवास से रिटर्न दिखाया गया है। फिर 14 नंबर का हमारा कैंटो होता है, उसमें एग्जाइल ऑफ सीता, सीता को देश निकाला दिया जाता है बिकॉज ऑफ रावण ने उसका हरण किया था। तो यहाँ पे जो अयोध्या नगरी के जो लोग होते हैं वो अपोज करते हैं, ठीक है। और 15 नंबर का हमारा कैंटो होता है, उसमें राम के सन आ जाते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है लव और कुश जन्म लेते हैं, उनके बारे में दिखाया जाता है। फिर 16 नंबर का जो हमारा कैंटो है उसमें कुश होता है, वो अयोध्या आता है। जैसे आपको पता होगा, आपने रामायण देखी है कि लव और कुश का जन्म होता है वो जंगल में होता है, और उसके जंगल से जब वो कहाँ आते हैं, अयोध्या में आते हैं, जब उनको पता चलता है कि राम भगवान ही उनके पिता हैं, तो वो अयोध्या आते हैं। फिर 17 नंबर का हमारा कैंटो होता है, उसमें अतिथि, ये सन होते हैं कुश के, इनका राजपाट दिखाया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं 18 नंबर का कैंटो, जिसमें लेटर किंग के बारे में बताया गया है, जैसे जो कुश के बेटे होते हैं अतिथि, और इनके बाद के किंग्स के बारे में। फिर लास्ट नंबर का हमारा कैंटो रहता है, उसमें जो अग्निवर्णा होता है वो लास्ट राजा माना जाता है जो रघुवंश का। और इसी के साथ हमारे जो प्ले है इसका एंडिंग हो जाता है फ्रेंड्स। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसे लगी क्लास। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स जो हमारे इंग्लिश लिटरेचर में जो राइटिंग है उनको भी हम 1 बाय 1 करेंगे, और इससे नेक्स्ट 2-3 दिन क्लास के बाद ही हम जो यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक। और फ्रेंड्स मैंने कोशिश की है कि लगभग सारे के सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएं। और आपको पता ही है DSSB ने ये पहली बार लगाया है इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। अगर डीपली यहाँ से पूछा जाएगा तो भी आप बता पाओगे, क्योंकि मैं जो थ्योरी है, जो हमारी स्टोरी है इनके वर्क्स की, उनको भी यहाँ पे डिस्कस करूँगी, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ आपने देखा होगा कालिदास से रिलेटेड हमारा ये वर्क रहेगा, ये क्लास रहेगी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे पॉइंटर मैंने इंक्लूड किए हैं, साथ ही साथ ये जो हमारी क्लास है वो हमारी 7th क्लास है। इससे पहले 6 क्लासेज हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो क्लासेज भी आप देखना चाहते हो तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं कि DSSB TGT इंग्लिश प्रिपरेशन 2024 क्लासिकल इंडियन लिटरेचर हमारा रहने वाला है। और कालिदास से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो उनकी लाइफ से रिलेटेड हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर उनके बाद इनके वर्क करेंगे, फिर उनके बाद इनकी क्वेश्चंस हम MCQ क्वेश्चंस जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ देखना, इनको फ्रेंड्स जो कालिदास है इनको महाकवि कालिदास बोला जाता है। और जो हमारा जैसे इंग्लिश लिटरेचर में जो स्थान, जो प्लेस हमारे शेक्सपियर का है, वही इनका हमारे हिंदी या संस्कृत लिटरेचर में इनका प्रमुख स्थान माना जाता है। इनको कहा जाता है द कालिदास ऑफ इंडियन लिटरेचर, इनको इंडियन लिटरेचर का कालिदास कहा जाता है फ्रेंड्स। वन ऑफ द रत्ना ऑफ चंद्रगुप्त नवरत्ना, यहाँ पे फ्रेंड्स आपने देखा होगा जो चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं, सॉरी चंद्रगुप्त होते हैं सेकंड, उनके राज्यकाल में ये 9 रत्न थे, उनमें से एक रत्न इनको माना जाता है। बोर्न जो 4th हमारी सेंचुरी है उसको हम कहेंगे, जैसे CE का मतलब आपको पता होगा फ्रेंड्स, जो सेंचुरी है वहाँ पे इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था और डेथ हुई थी। इसका कोई प्रॉपर हमारे पास सबूत नहीं है, प्रूफ नहीं है कि इनकी डेथ और इनका जन्म है वो कब हुआ था, ओनली हम टाइम पीरियड से ही लगाते हैं फ्रेंड्स। इनके वर्क हैं वो ऋतु संहारा, ये फ्रेंड्स इनका फर्स्ट वर्क माना जाता है, ऋतु संहारा, जो कि इनका क्या रहता है, पहला वर्क रहता है। उसके बाद जो इनका इम्पोर्टेंट, ये सारे जो मैंने यहाँ पे फैक्ट डाले हैं वो सारे ही क्वेश्चन आने की संभावना रखते हैं फ्रेंड्स। दूसरा जो वर्क क्या है, रघुवंशम, जो हमने डिस्कस किया था पिछली पोइम में, ये एक एपिक पोइम है। कुमार संभव है वो भी एक एपिक पोइम है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। बाकी हमारा जो नेक्स्ट इनके प्लेज रहते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम,
ये इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क माना जाता है, जो कि महाभारत का भी एक पार्ट इसे हम कह सकते हैं। फिर इसके बाद मालविका अग्निमित्रा, ये भी फ्रेंड्स इनका अनदर इम्पोर्टेंट वर्क है, मालविका अग्निमित्रा। मेघदूता है, वो भी इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट एपिक वर्क माना जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। फिर उसके बाद कुमार संभव होना चाहिए था ये तो वैसे, पर विक्रमावस्यम ये इनका अलग से हमारा नाटक है। कुमार संभव तो ऊपर हमने डिस्कस किया है, ये इनकी पोइम है। ये है विक्रमवश्यम, ठीक है फ्रेंड्स। ये इनका क्या रहता है, प्लेज रहता है। तो ये 4 ही बेसिकली इनके इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, जिनको हम इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। और ही यूज ए लॉट ऑफ सिमलेज, ये अपने वर्क में काफ़ी ज़्यादा सिमलेज का यूज करते हैं। आपको पता होगा सिमली क्या होती है। सिमली वो होती है जिसमें कंपैरिजन को दिखाया जाता है, जिसमें बेसिकली हम यूज करते हैं एज, लाइक, एज का यूज करते हैं, जिसको हिंदी में हम उपमा अलंकार कहते हैं। अब देखना फ्रेंड्स, इनके पॉइंट्स हैं कुछ जिनको हम डिस्कस करेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम जो इनका नाटक है उससे रिलेटेड है, जो कि कालिदास ने राइट डाउन किया है। जॉनरे, अगर जॉनरे की बात करें तो फ्रेंड्स ड्रामा की फॉर्म में लिखा गया है। लैंग्वेज वो संस्कृत है। एक्ट है वो 7 एक्ट है। सारे के सारे फैक्ट आपको लर्न होने चाहिए। इससे डीप आई थिंक नहीं पूछ सकता, क्योंकि बिकॉज ऑफ मैंने करैक्टर वगैरह, स्टोरी प्लॉट वगैरह सब कुछ इसमें ऐड किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम करैक्टर हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा पहला जो करैक्टर रहता है वो किंग दुष्यंत रहता है, जो कि हस्तिनापुर का क्या रहता है, किंग रहता है। फिर सेज आता है फ्रेंड्स, जो कि यहाँ पे बात करें वेकंसा, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद आता है फ्रेंड्स कनव ऋषि आता है, अनुसुईया आती है, शकुंतला जो कि किंग दुष्यंत की वाइफ है, और प्रियंवदा है जो कि शकुंतला की फ्रेंड रहती है, और विश्वामित्रा और मेनका जो कि इसके बायोलॉजिकल फादर रहते हैं। जो कि शकुंतला के बायोलॉजिकल फादर और मदर पेरेंट्स कौन है, विश्वामित्र जो कि ऋषि हैं, और मेनका जो कि एक अप्सरा है, वो इसके शकुंतला के बायोलॉजिकल फादर और मदर हैं। जबकि कनव ऋषि और अनसुईया हैं, ये इनके क्या है भाई, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया है। फिर आता है दुर्वासा ऋषि, और उसके बाद आता है हमारा इंद्र। तो ये फ्रेंड्स इसमें करेक्टर हैं इंद्र। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये इनका बेटा रहता है सर्वदमना, ठीक है फ्रेंड्स। ये मैंने शायद भरत नहीं लिखना चाहिए था, सर्वदमन ही इनका बेटा रहता है। किसका बेटा रहता है, किंग दुष्यंत और हमारी जो शकुंतला रहती है उनका। तो फ्रेंड्स स्टोरी को हम शुरू करते हैं। तो स्टोरी को शुरू करते हैं कि हम देखते हैं कि जब किंग दुष्यंत होते हैं वो घूमते हुए शिकार करने के बहाने से जब आते हैं, तो फ्रेंड्स उनकी वो शिकार करते करते कनव ऋषि का जो आश्रम होता है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। कहाँ पहुँच जाते हैं, कनव ऋषि के आश्रम में। और उस टाइम पे कनव ऋषि नहीं होते हैं। तो यहाँ पे उनको क्या कौन मिलता है, वेखनासा मिलता है। ये इनका कनव ऋषि का शिष्य होता है, ये इनको मिलता है। और ये इनको कहता है कि भाई कुछ ऐसे बातें करता है, और फिर ये कहता है कि भाई आपको ऐसे हिंसा नहीं करनी चाहिए। और राजा को ये अपने आश्रम में लेके आता है। तो राजा जो दुष्यंत होता है वो इनके आश्रम में आता है, कनव ऋषि के आश्रम में, जहाँ पे ये शकुंतला को देखता है और पूछता है कि ये कौन है। तो वो जो ये ऋषेज होता है ये बताता है कि ये कनव ऋषि की बेटी होती है फ्रेंड्स। और उस टाइम पे जो शकुंतला होती है वो आम के पेड़ों में, ऐसे पेड़ों में अपने सखियों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ पानी देते इसको दिखाई देती है, जो दुष्यंत किंग है इनको। और इनका मन आ जाता है इनके ऊपर, इनको पहली नज़र में ये अच्छी लगती है। तो ऐसे ये पूछता है, तो ये इसके बारे में पता चलता है कि ये भी भाई ये इनकी रियल पुत्री नहीं है, लेकिन इन्होंने इनका पालन पोषण किया है। और फिर हम देखते हैं कि फ्रेंड्स यहाँ पे इनको एक दूसरे से, इस जो शकुंतला होती है इनको भी किंग दुष्यंत वो अच्छे लगते हैं। और फिर ये किंग चले जाते हैं किसी काम, मतलब कोई काम आने की वजह से वापस। तो फिर दूसरी बार ये बहाना ढूंढता है कि भाई मैं वापस कनव ऋषि के आश्रम में जाऊं और शकुंतला से मिलूं। अब की बार वो आता है कोई बहाना लेके। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि ये एक दूसरे के समीप आते हैं, जो शकुंतला और किंग दुष्यंत, और यहाँ पे ये शादी कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और किंग होता है वो शकुंतला को अपनी रिंग देता है, जिसके ऊपर किंग की तस्वीर होती है, नेम होता है। और कहता है कि भाई मैं तेरे को लेने आऊँगा। यहाँ पे कनव ऋषि आता है, तो कनव ऋषि भी वो काफ़ी खुश होता है कि भाई तेरी पुत्री का विवाह इतने बड़े घराने में हो रहा है। तो ये भी राजा को बोलता है
कि भाई अच्छे से मेरी पुत्री को लेके जाना। तो कोई किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होता है। कुछ टाइम के बाद राजा होता है, वो राजा तो यहाँ रहने का बहाना ढूंढता रहता है। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पे जो जंगली जीव हैं या कोई राक्षस हैं उनसे मैं आश्रम की रक्षा करूँगा। तो इस तरह दोनों शकुंतला और दुष्यंत रहते हैं फ्रेंड्स। और फिर किसी काम से जो दुष्यंत होते हैं, राजा दुष्यंत, वो चले जाते हैं हस्तिनापुर में। और फिर हम देखते हैं फ्रेंड्स जो दुर्वासा ऋषि आते हैं एक बार आश्रम में। तो यहाँ पे शकुंतला होती है, वो दुर्वासा ऋषि आते हैं तो उनका स्वागत नहीं करती और अपने ही ख्यालों में खोई रहती है। तो यहाँ पे दुर्वासा ऋषि होते हैं, वो उनको कर्ष दे देते हैं, श्राप दे देते हैं कि भाई तू जिसके ख्यालों में खोई हुई है वही तुझे भूल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, जो प्रियमवदा होती है वो दुर्वासा ऋषि से माफ़ी मांगती है, कहती कि भाई गलती हो गई गुरुजी ऐसे करके। तो वो कहता है कि अपना श्राप वापस ले लो। तो यहाँ पे दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन जैसे ही जिसके बारे में ये सोच रही थी वो कोई भी चीज़ देखेगा अपनी तो उसको याद आ जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स काफ़ी टाइम हो जाता है और शकुंतला होती है ना फ्रेंड्स, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। ठीक है, शकुंतला यहाँ पे क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। तो यहाँ के पे कनव ऋषि चाहता है कि शकुंतला अब दुष्यंत के पास चले जाए। और शकुंतला होती है वो तो खुश है काफ़ी ज़्यादा कि भाई राजा तेरे को देख कर राजा खुश होगा। तो वो गाड़ी करके मतलब वो चली जाती है, पेट से होती है तो वो चली जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्रेंड्स रास्ते में जब वो जाती है तो नदी में से जब वो जा रही होती है तो उसकी जो अंगूठी होती है वो नदी में गिर जाती है। और जब वो राजा के पास पहुँचती है तो राजा उसको पहचानता नहीं, बिकॉज ऑफ जो दुर्वासा ऋषि हैं उन्होंने श्राप दे रखा था। तो यहाँ पे वो तरह तरह से जतन करती है उनको कन्विंस करने का, लेकिन राजा होता है वो बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। वो कहता है कि तू प्रेग्नेंट लेडी है तो यहाँ पे रह और तुम्हारे बच्चे का हम अच्छे से केयर करेंगे, लेकिन मैं आपको पत्नी के रूप में नहीं स्वीकार कर सकता। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि यहाँ पे वो जो शकुंतला होती है वो वापस आ जाती है। और जो मेन का इसकी जो मदर होती है, रियल मदर होती है, वो इसको लेके चली जाती है। और फिर इसके पुत्र होता है फ्रेंड्स। ठीक है, पुत्र होता है जो कि सर्वदमन होता है फ्रेंड्स। और वो जंगल में रहना शुरू कर देती है। और फिर यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, जो इंद्र होता है, राजा इंद्र, उसके इंद्र जहाँ पे राज्य होता है, इंद्र का नगरी होती है, वहाँ पे कुछ राक्षसों के साथ इंद्र की क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। तो इंद्र किंग दुष्यंत को बुलाता है रक्षा करने के लिए, युद्ध करने के लिए। तो यहाँ काफ़ी सालों तक 8 साल तक इंद्र के पास रहता है जो किंग दुष्यंत। और जब वो वापस आता है तो जंगल में उसको वो लड़का दिखाई देता है, अपना ही लड़का दिखाई देता है फ्रेंड्स, जो शेर के साथ खेल रहा होता है जो। तो यहाँ पे दुष्यंत किंग सोचता है कि भाई ये तो बड़ी विचित्र बात है कि भाई लड़का बिल्कुल भी नहीं डर रहा। फिर वो देखता है कि उसके गले में एक काला डोरा पड़ा हुआ है। तो वो लड़के को टच करता है, डोरे को टच करता है, तो उसको काफ़ी अपना लगता है कि भाई इसमें से मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं भाई मेरा ही अंश हो, मीन्स उसको अच्छा फील होता है। फिर वो वहाँ से फ्रेंड्स चला जाता है। ठीक है, और फिर वो अपने राज्य में जाता है। तो उसके जो राजा के 2 दरबारी होते हैं, सिपाही होते हैं फ्रेंड्स, वो एक फिशरमैन को पकड़ के लाते हैं। वहाँ पे हमने देखा था दूसरी साइड जो दुष्यंत की जो पत्नी होती है शकुंतला, उनकी जो अंगूठी होती है वो नदी में गिर जाती है तो मछली उसको खा लेती है। और मछुआरा जब वो मछली को लेके जाता है, काटता है, तो उसके अंदर से राजा की अंगूठी निकलती है। और जिसका ये होता है कि इसने रहा तो राजा की अंगूठी चुराई है, तो कोई उसकी बात पे विश्वास नहीं करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब राजा के दरबारी उसको पकड़ के लाते हैं तो राजा को विश्वास हो जाता है कि रानी है शकुंतला, वो बिल्कुल ठीक कह रही थी और ये अंगूठी वही है जो शकुंतला ने दी थी। और अंगूठी को देखते ही राजा को याद आ जाता है अपनी और शकुंतला के बारे में जितने भी उसने जो इंसिडेंट हुए थे फ्रेंड्स। तो फिर वो रानी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि राजा जब जंगल में जाता है तो उसको वो बच्चा दिखाई देता है और उस बच्चे से मिलके फिर वो उसको उसकी मदर के बारे में पूछता है तो उसको शकुंतला दिखती है। और फिर वो लास्ट में जो इसके हैप्पी एंडिंग जो एंडिंग होता है वो हैप्पी एंडिंग होता है फ्रेंड्स। इसी के साथ जो हमारी स्टोरी होती है शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं आगे। जो हमारा अनदर वर्क रहता है मेघदूता।
मेघदूत की बात करते हैं तो फ्रेंड्स मेघदूत है वो भी एक लिरिकल पोइम है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये फ्रेंड्स 120 स्टेंजा में है, 2 पार्ट्स में है, पूर्व मेघा और उत्तरा मेघा। मीन्स जो मेघदूत है वो 2 पार्ट्स में है। करेक्टर की बात करें तो यक्ष और कुबेर इसके करेक्टर रहते हैं। कुबेर की नगरी होती है जिसमें यक्ष रहता है फ्रेंड्स। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी स्टोरी की अगर हम बात करें तो यक्ष की जो पत्नी होती है उससे उसका विरह हो जाता है। और विरह कैसे होता है फ्रेंड्स, जो कुबेर होता है वो यक्ष को एग्जाइल कर देता है, मतलब अपनी नगरी से कुछ 1 साल के लिए, मीन्स कुछ टाइम के लिए निकाल देता है। तो यहाँ पे जब वो वहाँ नहीं रहता है तो वो अपनी पत्नी को मैसेज भेजता है। किसके थ्रू भेजता है? क्लाउड्स के थ्रू भेजता है, मेघों बादल के थ्रू, मेघों के थ्रू भेजता है। और उसकी जो पत्नी है वो अल्लाह का माउंट कैलाश के ऊपर रहती है। तो फ्रेंड्स पूरी ही स्टोरी है वो इसके ऊपर है। और मुझे लगता है कि ज़्यादा डीप आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब आगे चलते हैं कुमार संभव के ऊपर, जो कि इनका इम्पोर्टेंट हमारा काव्य पोइम है, ठीक है फ्रेंड्स। जो कि अबाउट है किसके बारे में है? लॉर्ड शिवा और पार्वती के बारे में है। द बर्थ ऑफ कुमार कार्तिकेय के बर्थ के बारे में बताई गई है। यहाँ पे पूरा का पूरा जो हमारा काव्य है फ्रेंड्स, एपिक है, वो लॉर्ड शिवा और पार्वती के जो इनके सेक्सुअल या हम कह सकते हैं कि रोमांस के बारे में लिखा गया है कि कैसे कार्तिकेय का जन्म होता है। और इसमें 17 सेकेंटों में लिखा गया है। ओरिजिनली अगर हम बात करें तो लोगों का मानना है कि कालिदास ने केवल 8 ही कैंटो लिखे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्यों लिखे हैं? क्योंकि इतनी डीपली इन्होंने लिखा है भगवान शिव और माता पार्वती के बारे में कि भगवान शिव ने इनको श्राप दे दिया था कोढ़ी होने का, और उसके बाद कालिदास ये लिख नहीं पाए थे। अब बात कर लेते हैं कि करेक्टर्स कौन कौन से हैं। तो पार्वती, नारद, शिव और तारकासुर, इंद्र, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर कुछ भी और भी इनके जैसे मदन, रति वगैरह और भी करेक्टर रहते हैं तो वो माइनर करेक्टर रहते हैं। तो स्टोरी की अगर प्लॉट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो पार्वती होती है वो जन्म लेती है जब उमा के रूप में, पार्वती के रूप में। और भगवान शिव जो नारद भगवान होते हैं वो भविष्यवाणी करते हैं कि भाई पार्वती की शादी होगी लॉर्ड शिवा से होगी। तो यहाँ पे ऐसे ही सिचुएशन बन जाते हैं कि पार्वती होती है वो लॉर्ड शिवा की सेवा करने के लिए कैलाश पे जाती है। और जब शिव राजी नहीं होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये काफ़ी सेवा करती है भगवान शिव की। और फिर भी शिव इनके ऊपर प्रसन्न नहीं होते तो ये तपस्या भी करती है। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जो इंद्र होता है, इंद्र का तारकासुर के साथ युद्ध हो जाता है। और सब लोग, इंद्र जब भगवान ब्रह्मा के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि शिव और पार्वती का जो पुत्र होगा वो तारकासुर का वध करेगा। तो यहाँ पे सब सोचते हैं कि जो उमा होती है अगर वो शिव से शादी कर ले और शिव का जो बच्चा होगा वो तारकासुर को मारेगा। तो यहाँ पे मदन नाम का एक यक्ष कह सकते हैं हम, ठीक है, वो भगवान शिव के सामने डांस करता है कि भगवान शिव का मूड ऐसा हो जाए कि पार्वती को स्वीकार कर ले, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे भगवान शिव जो मदन होता है उसको मार देता है कि इतना गुस्सा आता है, भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल जाता है और उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा करता है। इसके बाद जो पार्वती होती है फ्रेंड्स वो भी काफ़ी निराश हो जाती है, लेकिन निराश होने के बाद भी वो अपनी तपस्या, अपनी सेवा नहीं छोड़ती है। वो कैलाश पर्वत के ऊपर जाके तपस्या करती है। और बाद में शिव इनके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और माता पार्वती से शादी करते हैं। पार्वती माता से शादी होने के बाद इनके एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है कुमार कार्तिकेय। और कुमार कार्तिकेय होता है वो तारकासुर का युद्ध करके इनको मार देता है। तो फ्रेंड्स पूरी की पूरी जो स्टोरी है वो इसी के ऊपर है, भगवान शिव की यहाँ पे पार्वती के साथ जो बातें होती हैं, जो दृश्य होते हैं वो इसमें दिखाए जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो होप सो आपको ये स्टोरी भी समझ आ गई होगी। अब चलते हैं इनके क्वेश्चंस के ऊपर। तो हु वॉज कालिदास? कालिदास कौन है? तो कालिदास इज एन इंडियन क्लासिकल सिंगर, तो ये नहीं होगा। इंडियन क्लासिकल डांसर, ये भी नहीं होगा। इंडियन लॉयर, ये भी नहीं होगा। एन इंडियन क्लासिकल संस्कृत ऑथर, ये बिल्कुल ठीक है। कालिदास वो कौन है? संस्कृत के ऑथर हैं। बाद में इनके वर्क का क्या किया गया है? इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया है। सबसे पहले ये संस्कृत लैंग्वेज में ही लिखे गए हैं। कालिदास वॉज ऑफन कंसिडर्ड एंशियंट इंडियन ग्रेट पोइट एंड प्ले राइट माने जाते हैं ये, ठीक है।
आगे चलते हैं। कालिदास प्लेज एंड पोइट्री आर प्राइमरली बेस्ड ऑन हिंदू पुराणाज एंड फिलोसफी। जो कालिदास के जितने भी प्ले वगैरह हैं, पोइम है, वो हमारी इंडियन फिलोसफी और पुराण के ऊपर बेस्ड हैं। तो फिलोसफी यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। आगे चलते हैं। कालिदास सर्वाइविंग वर्क कंसिस्ट ऑफ। अब कहता है कि कालिदास ने वैसे तो काफ़ी सारे प्लेज लिखे हैं, लेकिन कि सर्वाइविंग कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स ये 3 प्ले रहते हैं इनके सर्वाइविंग। अगर उनकी हम बात करें तो ये हमारे रहते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रा और विक्रम वसियम। ठीक है फ्रेंड्स, ये इनके 3 ऐसे वर्क हैं जो अब भी हैं। ठीक है, बाकी इनके ओरिजिनल नहीं मिलते हैं और बाद में लोगों ने इसका ट्रांसलेशन वगैरह कुछ अपनी तरफ से ऐड करके इनको बनाया है। आगे चलते हैं। वैन कालिदास वोन। अब कहता कि कालिदास का बर्थ कब हुआ था। तो 4th सेंचुरी में इनका बर्थ हुआ था, जबकि डेथ की बात करें तो 5th सेंचुरी में इनकी डेथ मानी जाती है। वैन कालिदास वॉज डाइड। अब कहता कालिदास की डेथ कब हुई थी। तो मैंने बताया 5th सेंचुरी में इनकी डेथ हुई थी। वट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ कालिदास। अब कहता कि कालिदास का ऑक्यूपेशन क्या है। तो यहाँ पे कालिदास है वो हमारे क्या है, पोइट एंड ड्रामेटिस्ट हैं। जो पोइट हैं साथ ही साथ ये ड्रामा वगैरह भी लिखते थे। कालिदास नॉन डैश एंड डैश लैंग्वेज। कालिदास कौन कौन सी लैंग्वेज जानते थे। तो ये यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा आंसर रहेगा संस्कृत एंड प्राकृत लैंग्वेज। इंग्लिश उस टाइम पे थी नहीं, हमारी हिंदी है वो विवाद में आई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे जो कालिदास हैं वो संस्कृत और प्राकृत लैंग्वेज को जानते हैं। स्कॉलर्स हैव स्पेकुलेटेड दैट कालिदास मे हैव लिव्ड नियर द हिमालयज इन द विसिनिटी ऑफ डैश। अब कहता है कि कालिदास वो कहाँ पे रहते थे। तो उज्जैन और कलिंगा में कालिदास रहते थे फ्रेंड्स। ये इनका स्थान रहेगा, प्रॉपर नहीं है, ज़्यादा डिटेल हमारे पास नहीं है कालिदास के बारे में। हु इज़ द ऑथर ऑफ महाकाव्याज। अब कहता है कि महाकाव्य के लेखक कौन हैं। तो हमारे जो कालिदास हैं उन्होंने ही महाकाव्य लिखे हैं, मेघदूत वगैरह जो महाकाव्य हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम। हु इज़ द ऑथर ऑफ कुमार संभव। तो अभी अभी बताया कालिदास है, उन्होंने कुमार संभव लिखा है, जो कि बेसिकली गॉड शिव और माता पार्वती के बारे में लिखा गया है। हु रोट दी मेघदूत। अब कहता है मेघदूत भी हमारे कालिदास के द्वारा लिखा गया है, जिसमें जो हमारे यक्ष होते हैं वो मेघों के थ्रू मैसेज भेजते हैं, मैसेज करते हैं। वट इज वन ऑफ कालिदास मोस्ट पॉपुलर पोइम एंड न्यूमरस कॉमेंट्रीज ऑन द वर्क हैव बीन रिटन। अब कहता है कि सबसे ज़्यादा कॉमेंट्रीज और ट्रांसलेशन किसका हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इनके महाकाव्य का काफ़ी ज़्यादा रहा है। उनमें अगर हम बात करें तो मेघदूत। ठीक है, वैसे यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतलम होता तो हम वो भी कर सकते थे। हु रोट द प्ले अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम है वो कालिदास ने लिखा है। किसने लिखा है, कालिदास ने लिखा है, जो कि किंग दुष्यंत और जो रानी शकुंतला होती है उनके ऊपर है। विच ऑफ द कालिदास प्ले वॉज फर्स्ट संस्कृत वर्क टू बी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एंड हैज सिंस बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेज। अब कहता है कि कालिदास का ऐसा कौन सा वर्क है जो सबसे पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और बहुत ज़्यादा भाषा में ट्रांसलेट किया गया। तो अभिज्ञान शाकुंतलम है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट इनका वर्क रहता है फ्रेंड्स। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री फिल्में वगैरह भी बनी हुई हैं। अब आता है हु कॉल्ड कालिदास ए कवि कुलगुरु। अब कहता है कि द लॉर्ड पोइट। अब कहता है कि कवि कुलगुरु कालिदास को कहा गया है, वो किसने कहा है। तो जयदेव ने इनको कुलगुरु कहा है। महाकवि कालिदास शेक्सपियर के साथ इनकी क्या की गई है, कंपैरिजन किया गया है। हु हैज़ कॉल्ड कालिदास विलासा ग्रेसफुल प्ले ऑफ द म्यूज ऑफ पोइट्री। ये भी फ्रेंड्स जयदेव ने ही कोटेशन दी है। ठीक है, तो जयदेव है, इन्होंने इनके बारे में काफ़ी कुछ कहा है। कालिदास डैश वॉज वन ऑफ द फर्स्ट वर्क ऑफ इंडियन लिटरेचर टू बिकम नोन इन यूरोप। अब कहता है कि कालिदास का ऐसा कौन सा पहला वर्क था जो यूरोप में पॉपुलर हो गया है था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतलम है, वही इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। आगे है हमारा विच हिंदी प्ले बेस्ड ऑन फिक्शनलाइज्ड एलिमेंट्स ऑफ कालिदास लाइफ। अब कहता है कि कालिदास की लाइफ से रिलेटेड वर्क जो वर्क है वो कौन सा है। तो आषाढ़ का एक दिन है, ये कालिदास के बारे में बताता है, आषाढ़ का एक दिन। ठीक है फ्रेंड्स, ये बताता है हमें। तो इसी के साथ हमारे कालिदास से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुए फ्रेंड्स। किसी भी प्रकार के आपकी क्वेरी कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।
इम्पोर्टेंट राइटर हैं उनको डिस्कस कर लिया है और ये हमारी लास्ट क्लास रहेगी। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा फ्रेंड्स, उसमें हम बेसिकली नाट्य शास्त्र और अलग जो हमारा अलग से जो लिटरेचर रहता है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखना, हमारा TGT इंग्लिश 2024 का हमारा एग्ज़ाम रहता है, जिसमें फ्रेंड्स अब की बार जो सिलेबस है वो चेंज किया गया है। तो उसी में हमारा इंडियन क्लासिकल लिटरेचर है वो लगाया गया है और ये उसकी लास्ट क्लास है। तो फ्रेंड्स आज बात करेंगे नाट्य शास्त्र बाई भरत मुनि। जो भरत मुनि है उन्होंने नाट्य शास्त्र को लिखा है और कहा जाता है कि फ्रेंड्स कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है भरत मुनि द्वारा लिखा गया जो नाट्य शास्त्र है उसकी, और किसी एक बुक से तो आप वैसे भी नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स ये मैंने गूगल से कलेक्ट किए हैं जितने भी हमारे ये पॉइंट्स रहते हैं, और यहाँ जो लेखक हैं अलग अलग राइटर हैं उन्होंने अपने हिसाब से अपने व्यू से जो नाट्य शास्त्र है उसके बारे में लिखा है। तो आप बात करोगे कि नाट्य शास्त्र का, जैसे हम यहाँ पर मीनिंग देखते हैं तो नाट्य शास्त्र नाटक के बारे में जो शास्त्र हो मीन्स यहाँ पे बेसिकली बताया गया है कि नाटक क्या होता है। लेकिन आप सोचते होगे कि यहाँ पे किसी ड्रामा के बारे में बताया गया है। यहाँ पे जो भरत मुनि है उन्होंने क्या बताया कि भाई नाटक होता है वो कैसे लिखा जाता है, कैसे नाटक है या कि कैसे हम कोई भी हमारा वर्क लिखते हैं, नाटक लिखते हैं तो उसमें क्या क्या होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात कर लेते हैं कि नाट्य शास्त्र है वो भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है, जिसका फर्स्ट पॉइंट रहता है कि ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। फोकस ऑन डांस ड्रामा म्यूजिक एंड रसेस, यहाँ पे जो रस हैं उनके ऊपर फोकस किया गया है। कैसे डांस किया जाना चाहिए, कैसे म्यूजिक का उसमें सिलेक्शन होना चाहिए। चैप्टर इसमें कितने चैप्टर हैं अगर हम बात करें तो 36 इसमें चैप्टर रहते हैं, जो कि 6000 पोइटिक वर्स में लिखा गया है फ्रेंड्स, ठीक है। और वैदिक स्क्रिप्चर इसको माना जाता है, मीन्स वैदिक जो वेद होते थे, जो वैदिक हमारी संस्कृति थी उस टाइम पे नाटक को लिखा गया है। इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या बताया गया है फ्रेंड्स, आप 500 BC टू 500 CE। तो यहाँ पे हमारा जो वर्क लिखा गया है, नाट्य शास्त्र लिखा गया है वो फ्रेंड्स बिफोर क्राइस्ट शुरू हुआ था और आफ्टर क्राइस्ट तक की डिटेल यहाँ पे दी गई है। अकॉर्डिंग टू नाट्य शास्त्र वर्ष हैज 11 एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ड्रामा एंड ड्रामेटिक प्रोडक्शन। यहाँ पे क्या कहता है कि अगर हम कोई भी नाटक लिखते हैं तो उसके लिए 11 एलिमेंट होते हैं जो कि काफ़ी ज़रूरी होते हैं। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि नाट्य शास्त्र हो उसमें जो नाटक का प्रोडक्शन के लिए कितने एलिमेंट ज़रूरी हैं, तो आपका आंसर होगा 11। तो यहाँ पे मैंने लिखे हैं फ्रेंड्स, आपसे एलिमिनेशन भी पूछ सकता है कि कौन कौन से हो सकते हैं। तो इनमें बताया गया है कि पहला है वो रस होना चाहिए, और दूसरा रस क्या होता है उसकी भी हम बात करेंगे। दूसरा है भाव होना चाहिए, तीसरा है हमारा अभिनय होना चाहिए, चौथा है धर्मी जिसका मीनिंग होता है स्किल एंड इमोशन होना चाहिए नाटक में, फिर है वृत्ति जिसका मीनिंग होता है स्टाइल कैसी होनी चाहिए, फिर है प्रवृत्ति जिसका होता है मीनिंग पाथ ऑफ डायरेक्टिंग एक्शन, कि हमें एक्शन है वो किस दिशा में, मीन्स ऐसे नहीं कि हमने इस एक्ट में तो हमने ये जो स्टोरी है वो सीक्वेंस में होनी चाहिए, ये ऐसे नहीं कि कहीं से उठा के कहीं क्या कुछ रख दिया। जो स्टोरी है वो आपको जो देखने वाले को समझ में आनी चाहिए, तो सीक्वेंस में आपका नाटक है वो लिखा जाना चाहिए। आगे है हमारा स्वर होना चाहिए, नाटक में जो स्वर होते हैं मीन्स सुर और ताल होना चाहिए। फिर आगे है रंग भी होना चाहिए। पहले हम देखते थे कि फ्रेंड्स जो नाटक वगैरह होते थे उसमें रंग होते थे, जैसे हम देखते हैं कि रेड कलर जो अभिनय करता होता था कोई मीन्स कोई भी करेक्टर, तो वो अपने चेहरे पे अगर रेड कलर से उसने अपना चेहरा अपना शरीर कलर किया हुआ है तो इसका मतलब वो गुस्से में है, उसके चेहरे पे गुस्सा है। अगर उसने वाइट कलर किया है तो वो शांत है, ग्रीन कलर किया है तो फिर ऐसे दिखाई देता है। तो कलर्स का काफ़ी महत्व था, ठीक है। आजकल तो ऐसा नहीं होता, पहले जो नाटक होते थे उसमें कलर्स का यूज़ किया जाता था। फिर आगे है सिद्धि का मीनिंग होता है सक्सेस ऑफ द प्रोडक्शन, कि भाई लास्ट में हम क्या देखते थे कि भाई प्रोडक्शन होना चाहिए किसी भी नाटक का, तो वो उसमें सक्सेस भी मिलनी चाहिए। फिर है स्टेज, नाटक वो स्टेज के ऊपर परफॉर्म किया जाएगा और फिर उसके बाद वो क्या बन जाता है, हमारा ड्रामा बन जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नाटक के इन्होंने 11 एलिमेंट बताए हैं। अब बात कर लेते हैं रसेज। अब देखो फ्रेंड्स, रस की अगर हम बात करें तो टोटल हमारे 8 रस माने गए हैं स्टार्टिंग में, अब तो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो 8 रस हैं, अब तो शायद 39 इतने समथिंग है, एक्यूरेट नहीं है, आप कमेंट करके बताइएगा कितने हो गए हैं। तो उनमें अगर हम बात करें तो श्रृंगार रस है,
जिसका भाव कैसा होगा, रति। रति होता है प्रेम। जब बंदा खुश होगा, जब वह है अपने मतलब एक माँ है वो अपने बच्चे से प्रेम करती है, तो जब वो बच्चे से को खिलाती है तो उसके अलग ही भाव आता है चेहरे पे, प्रेम, जिसको हम रति बोलते हैं। फिर होता है रोमांस, ठीक है। प्रेमी और प्रेमिका का भी हम देखते हैं कि लवर और बिलोड हैं, उनका भी हम देखते हैं। फिर आता है हास्य। हास्य में हंसना होता है, ह्यूमर होता है, मजाक किया जाता है। फिर आता है करुणा। करुणा होता है दुख, जब दुख शोक लगना किसी चीज़ का, ठीक है। फिर आता है रुद्र। रुद्र मीन्स होता है गुस्सा। भाई गुस्सा में क्या करेगा, क्रोध करेगा, एंगर करेगा। तो ये इसके इमोशन और भाव हैं कि बेचारे पे ऐसे भाव आ जाएंगे। वीरा। वीरा होता है उत्साह होना किसी चीज़ का, तो उत्साह और वेल्लोर। फिर है भयानक रस। भयानक में क्या होगा, भय होगा भयानक रस में, और फियर होगा फ्रेंड्स। फिर है यहाँ पे विवत्सा। तो यहाँ पे जुजुप्सा होगी फ्रेंड्स, मीन्स किसी भी चीज़ को हम ऐसे सोचेंगे कि जानने की कोशिश करेंगे, उसकी पता लगाने की कोशिश करेंगे, तो वो बोलते हैं विवित्सा। आगे आता फ्रेंड्स अद्भुत। अद्भुत होता है विस्मय, मिरेकल, जिसमें जादू किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे 8 रस बताए गए हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, और ये इनके भाव और इमोशन हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकता है। और यहाँ पे मैंने जो डिस्कस किया है कि जो नाट्य शास्त्र है उसमें 28 से 33 तक के जो चैप्टर हैं उनमें म्यूजिक और वोकल इंस्ट्रूमेंट का जिक्र किया गया है, तो हो सकता है आपसे पूछ ले। अब देखो फ्रेंड्स, कुछ अलग से क्लासिकल लिटरेचर से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि इंडियन लिटरेचर से ही। तो यहाँ पे देखेंगे तो अर्थशास्त्र है वो चाणक्य के द्वारा लिखा गया है वर्क है। और अर्थशास्त्र में ये नहीं कि अर्थ के बारे में बात की गई है, फाइनेंस के बारे में बात की गई है, इसमें जो बात की गई है फ्रेंड्स वो की गई है हमारे पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में। क्योंकि चाणक्य थे वो चंद्रगुप्त के टाइम के यहाँ मंत्री रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं, तो उन्होंने जो राजनीति है उसके बारे में लिखा है कि उस टाइम पे कैसे क्या होता था और क्या क्या ऐसा होना चाहिए जिससे कि हम अपने राज्य का, देश का संचालन कर सकें। आगे है पंचतंत्र। पंचतंत्र है विष्णु शर्मा का, जिसमें फेबल्स हैं, पशुओं की, एनिमल्स की, बर्ड्स की फेबल बताई गई हैं। फिर उसके बाद आता है उपनिषद। उपनिषद का मीनिंग होता है सिटिंग नियर ए टीचर, टीचर के समीप बैठना। वैसे टोटल की अगर हम बात करें तो 108 हैं, मेनली हमारे 13 हैं। वृहत उपनिषद है वो सबसे बड़ा है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे है वेदा। वेदा है वो व्यास के द्वारा लिखे गए हैं, जो महाभारत भी हमारे व्यास के द्वारा ही लिखा गया है। और वेद हैं वो कितने हैं, 4 वेद हैं। सबसे पुराना जो वेद माना जाता है वो ऋग्वेद माना जाता है, जिसका टाइम पीरियड है 1500 BC से 1028 BC तक। हमारा जो टाइम पीरियड था वो ऋग्वेद का था। बाद में 1000 से 500 तक वो हमारा एरा रहा फ्रेंड्स। बात करें तो हमारा जो बाकी के 3 जो हमारे वेद्स बचे हैं। तो ये आई होप सो फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा। अब देखो फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारा लिटरेचर शुरू होगा वो होगा हमारा ये ग्रीक क्लासिकल लिटरेचर। हमारा जो यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर है उसके हम एक मैराथन क्लास लाने की मैं सोच रही हूँ, प्लानिंग कर रही हूँ। तो एक ही क्लास में वो कवर करवा देंगे फ्रेंड्स। तो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई रिकमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में करिएगा कमेंट।